प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक और कॉमन वीडियो लेकर के आ गए। यह ऐसा वीडियो है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। 9th क्लास के विद्यार्थी भी देख सकते हैं, 10th क्लास के भी विद्यार्थी देख सकते हैं, 11, 12 और अपर क्लास के भी विद्यार्थी इसको देख सकते हैं। साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई से संबंध रखते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। देखिएगा, आप सभी देखते होंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर बहुत लोगों का ध्यान रहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बहुत लोगों का ध्यान रहता है, आपका भी ध्यान होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन होता है, उस पे बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। तो हम आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन पे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन आखिर होता कितना है। ठीक है, और होता कितना है, साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह से होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिएगा, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। केपलर साहब प्लानेट के मोशन को कंसीडर करते हुए 3 तरह के नियम को दिए हुए हैं, 3 तरह के नियम को प्रतिपादित किए हुए हैं। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, पहला नियम उन्होंने बोला है कि प्लानेट जो होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पथ पर मोशन करते हैं। प्लानेट सन के अराउंड किस पथ पर मोशन करते हैं? तो इलिप्टिकल पथ पर मोशन करते हैं, जिसमें सन का जो पोजीशन होता है इलिप्टिकल पथ या इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होता है। यह पहला लॉ है। बात आप समझ गए? पहला लॉ क्या है कि प्लानेट जो होते हैं सन के अराउंड इलिप्टिकल पथ पे मोशन करते हैं और सन का जो पोजीशन होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट के किसी एक फोकस पे होता है। इतना बात आप समझ गए? जैसे आपको अगर हम फिगर में दिखाना चाहें तो ऐसे ही पथ को इलिप्टिकल पथ बोला जाता है। इलिप्टिकल पथ सर्किल से थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड होता है, मतलब जैसे आप अंडा देखें हैं ना, अंडा की तरह के होता है। ठीक है, ऐसे अंडा की तरह आप उस पथ को नहीं कह सकते, लेकिन शेप अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये लगेगा अंडा की तरह, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये कंप्लीट सर्किल नहीं है, सर्किल से थोड़ा सा टेढ़ा शेप है। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, इलिप्स जो होता है ना, इलिप्स के 2 फोकस होता है। कितना फोकस होता है? 2। एक F1 यहाँ पर कंसीडर किए हैं, एक F2 कंसीडर किए हैं। फोकस को प्लूरल फॉर्म में फोसी बोला जाता है। ठीक है, तो इलिप्स के बारे में कोई पूछे तो इलिप्स के 2 फोसी होते हैं। बात समझ रहे हैं? इसमें एक को हम कंसीडर किए हैं F1 और दूसरा कंसीडर किए हैं F2। एक फोकस पे हम कंसीडर किए हैं सन को। एक फोकस पे किसको कंसीडर किए हुए हैं? सन को। और प्लानेट को हम यहाँ कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, प्लानेट इस सन के अराउंड इस पथ पे मोशन करता है और सन जो होता है इस इलिप्टिकल पथ मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पे होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। बात समझ गए? यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, मीन्स केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है। केपलर साहब बोले कि प्लानेट और सन के बीच इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया फॉर्म होता है वो हमेशा बराबर होता है। फिर एक बार सुन लीजिए, प्लानेट और सन के बीच इक्वल टाइम इंटरवल में जो एरिया फॉर्म होता है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे हम यहाँ मान लीजिए कि प्लानेट को ए बिंदु पर कंसीडर करते हैं और टाइम टी में वह यहाँ पहुँच जाता है। टाइम टी में कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ, जिस पोजीशन को हम बी कहते हैं, बी कहते हैं। अब देखिए ना, प्लानेट और सन के बीच ये जो एरिया आपको दिख रहा है कितना समय में? टी टाइम में। ये जो एरिया दिख रहा है, बाकी के कहीं भी इस पर अगर आप प्लानेट का पोजीशन कंसीडर करते हैं और टाइम इंटरवल टी रखते हैं, उसके द्वारा जो सन को इंक्लूड करके एरिया बनेगा वो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बार हम इसी प्लानेट को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये A1 पॉइंट पे आ गया, टी टाइम में फिर यह चला गया किस पे? B1 पॉइंट पे।
और फिर अब जब आप ये एरिया देखेंगे तो चूंकि टी टाइम में भी यही एरिया बन रहा है और टी टाइम में ही ये भी एरिया बन रहा है। बात समझ रहे हैं? टी टाइम में ही ये भी एरिया बन रहा है और टी टाइम में ही ये भी एरिया बन रहा है। ये दोनों एरिया आपस में बराबर होगा, यही कहा जाता है सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ में यही आपसे कहा गया है। बात समझ रहे हैं? सेकेंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है जी? इक्वल टाइम इंटरवल में प्लानेट और सन के बीच में एरिया जो होते हैं इक्वल होते हैं। बात आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है, मीन्स केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन क्या है, इसको आप देखिए। बोला गया है कि सन और प्लानेट के बीच के जो मेन डिस्टेंस है, सन और प्लानेट के बीच के जो मेन डिस्टेंस है उसका क्यू टाइम इंटरवल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एक बार सुन लीजिए, सन और प्लानेट के बीच का मेन डिस्टेंस का क्यू टाइम इंटरवल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मेन डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम इंटरवल को t से रिप्रेजेंट करते हैं तो r का क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना के? t स्क्वायर के। यही कहे हैं केप्लर साहब। केप्लर साहब 3 नियम दिए हुए हैं और तीनों नियम को हम बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास किए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसका एप्लीकेशन आपको जहां भी समझ में आए, जहां भी क्वेश्चन इससे संबंध रख करके पूछा जाए, आप आंसर कर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।